नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों को मालूम होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। अब आपके होने हैं 2024 में। और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 543 सीटें हैं टोटल। और इनका चुनाव आप देखिए डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और अगर आप लोग 18 साल के हो चुके होंगे तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। तो देखिए विपक्षी एकता की लिए बात हो रही है। और जो नीतीश कुमार हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिले हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और तृणमूल सुप्रीमो ममता से भेंट के बाद लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश से मिले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इन तीन राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं और लोकसभा के लिए। इसमें सबसे पहले आप लोग चलिए बिहार। देखिए ये आप देख रहे हैं कि हमारा प्यारा भारत है, इसमें ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यह आप देखते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। याद रखिए लोकसभा में 40 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग चले जाइए कहाँ, पश्चिम बंगाल। यहीं आप देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। और आप देखें सीबी आनंद यहाँ के क्या हो गए, राज्यपाल हो गए, आनंद बोस। और विधानसभा में आप देखें 294 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 42 सीटें हैं। कितनी, 42 सीटें हैं। और राज्यसभा में 16 सीटें हो गई। कितनी हो गई, 16 सीटें हो गई। क्षेत्रफल यहाँ का कितना है, 88,752 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग उत्तर प्रदेश चले जाइए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आप लोग देखिएगा, अगर इन तीन राज्यों में अगर आप देखिए कि जिसने अच्छी बाजी मार ली, लगभग आप देखिए कि प्रधानमंत्री बनने के करीब वो पहुंच जाएगा। ठीक है, गठबंधन में तो उसका हिस्सा आप देखिए सबसे ऊपर होगा। और यहां तक कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली की गद्दी लखनऊ से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और अधिकतर प्रधानमंत्रियों को अगर आप लोग उठा के देखें ना, तो वो उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए। ब्रजभूषण पर एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला पहलवान। ये आप देखिए दुर्व्यवहार और अभी जो आप देखते हैं शोषण की बात हो रही है ना, ये उन शोषण मामले में। और ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लोकसभा सदस्य है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च अदालत है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी शुरू, 500 भारतीय पहुंचे पोर्ट सूडान। ये आप लोगों को अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने शुरू किया ये अभियान। और भारतीयों को घर वापस लाने के लिए तैयार है जहाज और विमान। ये आप लोगों को बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, कावेरी, या आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कावेरी ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो इसमें लिखा होगा सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। देखिए सूडान आप लोग देखेंगे, ये सूडान आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है ना, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। पहली कक्षा में दाखिले की उम्र को लेकर कई राज्य अभी भी अड़े हुए। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6
बस रखने की केंद्र के निर्देश के बाद भी केरल और राजस्थान जैसे कई राज्य अभी भी उम्र 5 साल रखने की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 6 साल में एक में पहुंचते हैं जब 6 साल उम्र हो जाती है। अतीक अशरफ का हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 28 को। आपने देखा होगा प्रयागराज में जो 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में 3 युवकों ने गोली मार दी थी इन दोनों भाइयों को, तो उसी की बात हो रही है, उसी मामले की। तमिलनाडु में जी स्क्वायर रिलेशंस के 50 ठिकानों पर आयकर छापे घले। स्टालिन उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी बताई जा रही कंपनी और मुख्यमंत्री के दमाद ऑडिटर के आवास पर भी हुई है छापेमारी। तो चलिए एक बार आप लोग तमिलनाडु भी चलिए, ये आप देखेंगे, ये है आपका तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, किसकी? तमिलनाडु की। और आप देखेंगे इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटों की बात करें, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। के स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं RN रवि। विधानसभा में 234 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर पर आकर छापा गला है, ये आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक में भी चुनाव चल रहे हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ता जारी रखेंगे भारत और चाइना। देखिए ये पड़ोसी हमारा सीमा विवाद लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है ना, तो उसी की बात हो रही है। हिजबुल कमांडर सलाहुद्दीन के 2 बेटों की संपत्ति जब्त हुई है कश्मीर में। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश होती रहती है। 370-35 रखने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। भारत के साथ रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जारी की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति चीन को चुनौती की तरह किया चिन्हित। और पिछली सरकारों ने गांव की उपेक्षा की क्योंकि वे नहीं थे वोट बैंक। और 17,000 करोड़ की योजनाओं का मध्य प्रदेश में भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और आप देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में कहा है कि 2014 के बाद गांव की अर्थव्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता में, पंचायत सशक्त हुई है, ग्रामीण विकास की प्राणवायु बनी है। ई-जेम और ई-ग्राम स्वराज के एकीकृत पोर्टल का किया शुभारंभ। ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या है, चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लखनऊ से लगती है, अंतर्राज्यीय और राजस्थान के, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए सब चुनाव की बात हो रही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है चुनाव। क्या करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देख लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। महापौर चुनाव के लिए मुकेश गोयल होंगे पीठासीन अधिकारी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में हुए थे अभी MCD के चुनाव, तो वहीं की बात हो रही है सब। विजय नायर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की छूट मिली है। आबकारी घोटाले की जो बात हो रही है ना दिल्ली में, तुगलकाबाद किले पर अतिक्रमण पर मार्गदर्शक नहीं रह सकती अदालत। हाईकोर्ट ने यह कहा है ASI को 4 सप्ताह के अंदर ऐतिहासिक किले से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, लॉर्ड कनिंघम के समय। ठीक है, एम्स में रेडियोथेरेपी के लिए वेटिंग की समस्या दूर होगी अब। PM से जुड़ी BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना अनुशासनहीनता है, DU कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। या आप देखिए इसमें 2002 के गुजरात जो दंगे हुए थे ना, उसी से जुड़ी हुई है ये BBC की डॉक्यूमेंट्री, तो उसी पर बातें हो रही सब। युवा शक्ति भारत के विकास की प्रेरणा शक्ति है। ये आप देखें कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। केरल में मोदी साहब का स्वागत हुआ है, उसी को लेकर बात हो रही है। एक केरल आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से देखने को मिलेगी। कारवेट में 6,000 पेड़ों के काटान को NGT ने अवैध करार दिया है। उत्तराखंड में कारवेट टाइगर रिजर्व है ना, वहीं की बात हो रही है। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है,
और देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। ठीक है, 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं पीएम के मन की बात। पीएम साहब हमारे जो मन की बात कहते हैं उसी की। पति को मिली भारत आने की अनुमति, सूडान पत्नी को नहीं, सूडानी पत्नी को। अब आप देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति गया हुआ है, वहाँ जो शादी कर लेता है उसकी आप देखते हैं कि जो पत्नी रहती है वहीं की नागरिक रहती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन भारत जारी रहेगी बातचीत। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की अगुवाई में अच्छे माहौल में हुई ये बातचीत हाल में ही। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल, किलब और हारपून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता। अमेरिकी संसद ने हथियार देने के लिए भी स्वीकृति दी है। अच्छी बात है, हमें रक्षा क्षेत्र को तो बढ़ावा देना ही होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी अगर चाइना हो, पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे हो। कांग्रेस पीएम से असहमत, कहा मनरेगा में कटौती कर पंचायतों को कमजोर कर रहा है केंद्र। ये मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, जिसके तहत आप देखते हैं कि मनरेगा कार्ड बन जाता है और आप लोगों ने देखा होगा कि आपको रोजगार मिल जाता है, तो उसी की बात हो रही है। जो 2005 एक्ट भी आया हुआ था, ठीक है, 2006 में लॉन्च हुई थी, उसी की बात हो रही है। तहब्बुर राणा पर दोष सिद्ध करने को एनआईए ने तेज की तैयारी। ये 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहब्बुर राणा की बात हो रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें एनआईए की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लखीमपुर हिंसा मामले की रोजाना सुनवाई का निर्देश देना संभव नहीं है। ये आप देखिए 2021 में जो लखीमपुर में हिंसा हुई थी, और जिसमें आप देखते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है अजय कुमार मिश्रा, उनके पुत्र आशीष भी आरोपित थे उसमें, और उससे इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे, तो उसी की बात हो रही है। नई गति सीमा संग रोड साइन का ढांचा भी बदलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य के साथ नया मॉडल साझा करेगा। जीपीएस नेविगेशन से गति को जोड़ने तक आप देखिए तकनीकी समिति करेगी विचार इसमें। चौड़ी सड़क, ये आप देखिए हॉर्न निषेध, बाएं मोड़े, ये आप देखते हैं कि रोड पर नहीं बने रहते चिन्ह, उसी की। ये महाविकास अघाड़ी, ये आप देखिए कल कुछ भी हो सकता है, पवार साहब कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की बातें हो रही हैं। चलिए इस तरह के कार्टून के बारे में सोचा करिए, क्या सोचते हैं आप लोग, ठीक है। यह चुनाव मोदी के विकास बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में है। ये आप देखिए शाह साहब कह रहे हैं, कहाँ, कर्नाटक में चुनाव है ना, तो वहीं की बात हो रही है। खड़गे, राहुल, सिद्धरमैया और शिव कुमार पर कांग्रेस के चुनाव अभियान का दरोमदार है पूरा। और यहाँ कांग्रेस क्या है, मजबूत दिखाई दे रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, गोवा से बेंगलोर इसकी राजधानी हो, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखें 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। देख लिया करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, ठीक है। राजनीति की बातें हैं लेकिन मालूम होना चाहिए। 2 से अधिक बच्चों वाले सांसद विधायक चुनाव लड़ने के लिए घोषित हों आयोग। ये राका के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का कहना है। और इस तरह की मांग पहले भी उठती रही है, और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे नेता बाहर ही हो जाते। लोकसभा चुनाव आते ही ममता देखने लगे पीएम बनने का सपना, ये भाजपा विधायक कह रहे हैं। एकता के प्रयासों के बीच अपनी धुन में केसीआर। तेलंगाना से बाहर भी विस्तार में जुटी बीआरएस। महाराष्ट्र पर फोकस है, आप देखेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सापा में छिड़ा वीडियो पर दोनों में बड़ी तकरार। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ विपक्षी दल में आप देखते हैं कि साइकिल दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, और सत्ता पक्ष में बीजेपी है ही। इस सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही अवैध धर्म स्थलों की पहचान। ये आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जो वन भूमि पर अवैध धर्म स्थल बने हुए हैं ना, उन्हीं को चिन्हित किया जा रहा है। कल से बदल सकता है मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। अब आप देखिए मौसम आ जा रहा है। मंत्री के अश्लील वीडियो मामले में झामुमो खामोश, कांग्रेस असहज। ये आप देखिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जो इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित हुआ है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है इसकी।
बिहार से अलग करके बनाया गया था। देहरादून के निजी स्कूल में पढ़वाई नवाज हंगामे के बाद जांच के आदेश देने की बात हो रही है। विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट में उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या की जांच कर रही सीबीआई को इस मामले में जांच में घेरे में चल रहे वाईएस और कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाईएस अविनाश रेड्डी को पहले ही लिखित प्रश्नावली सौंपने का निर्देश दिया था। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा उसका, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दस्तारबंदी के बाद आतंकी पन्नू और खंडा के संपर्क में रहा अमृतपाल। ये आपने देखा होगा, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। एचपीजेड के कार्यालयों पर ईडी की कार्रवाई, 91.6 करोड़ सीज हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले ऐप एचपीजेड कार्यालयों पर हुए है। और अगर हम लोग ईडी की बात करें तो ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। आरोपित बोले जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं छवि रंजन, इनकार करते रहे पूर्व उपायुक्त। ये आप देखिए, जो झारखंड में जमीन घोटाला भी हुआ है तो उसी की बात हो रही, वहां भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति में गेल के पूर्व निदेशक रंगनाथ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, देख लीजिए। केशवानंद भारती केस से तय हुई थी संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। इस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, साथ ही न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार भी दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया इस ऐतिहासिक फैसले का वेब पेज। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए 24 अप्रैल, कब 24 अप्रैल 1973 को सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पीठ थी। कितना? 13 सदस्यीय, और 7-6 की बहुमत से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, यानी कि बहुत ही कम अंतर की बहुमत से। और आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसमें आप देखिए विषम संख्या क्यों रखी जाती है, 13 क्यों रखे गए थे? 13 की जगह भाई 14 रख दिए थे, 12 रख देते, और आप देखिए यही फंस जाता। अगर मान लीजिए 6 उसके पक्ष में होते, 6 उसके विपक्ष में होते, तो वो तो वहां कोई निर्णय ही नहीं निकलता। तो 13 इसीलिए रखी जाती है, 11 इसीलिए रखी जाती है, 9 इसीलिए रखी जाती है कि चलिए भाई कम से कम अगर आप देखिए 13 में से 6 उसके पक्ष में है तो 7 तो उसके विपक्ष में होंगे, कोई निर्णय तो निकलेगा, या 7 उसके पक्ष में है तो 6 उसके विपक्ष में तो होंगे। तो ये बात हो रही है, ठीक है। और इस फैसले के मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे मूल ढांचे को प्रभावहीन करने का अधिकार नहीं है। और फैसले के अनुसार संविधान के हर प्राविधान को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वह न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए होगा कि संविधान का मूल आधार और ढांचा बनाए। और हाल ही में यह फैसला फिर चर्चा में आया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे खराब उदाहरण करार दिया था। उनका कहना था कि अगर कोई अथॉरिटी संविधान संशोधन की संसद की शक्तियों पर सवाल उठाती है तो यह करना कठिन होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। और राजनीतिक दलों द्वारा धनखड़ के बयान का विरोध करने के अलावा प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुव तारा है जो संविधान के व्याख्याकारों और लागू करने वालों को निश्चित दिशा देता है। अब एक और बात आप लोग देख लीजिएगा, ये 1973 में सुनाया गया था ऐतिहासिक फैसला। ये 1973 का ऐतिहासिक फैसला केरल के संत केशवानंद भारती के एक मामले में सुनाया गया था, और केशवानंद की 2020 में मृत्यु हो गई थी। और केरल के कासरगढ़ जिले में एडनीर मठ में के प्रमुख केशवानंद भारती ने 1970 में राज्य के 2 भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और दोनों कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था ताकि वे न्यायिक समीक्षा के दायरे में न आ सके। और मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ ने सुनाई थी, और पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस सीकरी ने की थी, SM सीकरी साहब ने की थी। और यह फैसला 703 पृष्ठों का था। केशवानंद भारती की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी जाने माने वकील ननी पालकी वाला ने की थी। और देखिए एक तरह से कहने का मतलब ये सीधा सा मतलब है कि आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में। उसी तरह से आप देखिए कि जो आधार है, जो आप देखते हैं कि मकान है,
आप भाई ऊपर जो भी आपको बदलाव करना है करिए, चेंज करना है करिए, लेकिन उसका जो नी है उसे मत दिलाइएगा। ठीक है, जो संविधान की एक तरह से आप देखिए कि नी है उसे मत, उससे कोई मूल ढांचे से कोई समझौता नहीं होगा। ललित मोदी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद, सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई सोमवार को बंद कर दी है। और ये आप देखेंगे कि हमारे देश में बैठे हमारे देश के हैं और भाग चुके हैं यहाँ से। ठीक है, भगौड़े हो चुके हैं। चलिए, ये उम्र कैद काट रहे बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का आदेश जारी हुआ है। देख लीजिए, बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, पूर्व सांसद हैं। जितन मांझी के विवादित बोल, कहा रामचरितमानस में भरा है कचरा। ये आप देखिए, बयानबाजी होती रहती है। मोदी सरनेम पर दिए बयान को लेकर राहुल को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है, और इसी के लिए तो आप देखेंगे इन्हें सजा हुई 2 साल की। और आप लोगों को मालूम होगा कि इनकी लोकसभा सदस्य चली गई, और एक मामले में आप देखिए एक बार ही सजा होती है। तो वही बात हो रही है कि आप देखिए वहां भी इसी तरह का मोदी सरनेम को लेकर किसी ने अवमानना का नोटिस, एक तरह से मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुख्तार अंसारी पर हुए खर्च के मामले को लेकर कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। सीएम मान ने कहा है कि आम लोगों को पैसा इस तरह के केसों पर खर्च नहीं करूंगा। ये 2019 में अंसारी को रिमांड पर लाई थी ना मोहाली पुलिस, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था। वह रूपनगर जेल में जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच बंद रहा था। तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि, और बाहुबली है, आप देखते हैं माफिया है उत्तर प्रदेश का। ये सभी 67 आरोपितों को बरी करने के विरुद्ध एसआईटी जाएगी हाईकोर्ट। नरोडा ग्राम दंगा, ये आप देखेंगे कि जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, उसी समय आप देखें नरोडा ग्राम में हुआ था नरसंहार 2002 के 9 बड़े सांप्रदायिक दंगों में शामिल है। जगन की बहन मां ने पुलिस से की मारपीट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां ने पुलिसकर्मी से की हाथापाई, कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। ये चले, आप देखिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष हैं वाईएस शर्मिला को अपने घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस से मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जेमिनी सर्कस के संस्थापक जेमिनी शंकरन की डेथ हो गई है। 1924 में ये पैदा हुए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने सेना में भी काम किया था। लंबित मामलों में इंटरव्यू देना जजों का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक। चलिए, आप देखिए एयर सेप्टर मिसाइल का परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय एयर सेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह पाकिस्तान अथवा चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल में ही नष्ट करने में सक्षम है। और 1958 में स्थापना हुई थी DRDO की। गुजरात डमी भर्ती कांड में आप नेता युवराज की परेशानी बढ़ी। देख लीजिए, मैक्सिको का दबदबा टूटा। पश्चिमी एशिया में पंजाब की मिर्च की चर्चा। फसली विविधीकरण के लिए किसानों को मिला विकल्प। 1 एकड़ में 3 लाख तक आमदनी की बात हो रही है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, तो अच्छी बात है। लाल मिर्च आप लोग देखते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि आपका क्या है, संपादकीय पाठ है। एडिटोरियल आप लोग देखने को मिलता है। ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद करते हैं। और आप लोग जब निबंध कहीं लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ भी मदद मिलेगा। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। क्या सामान्य जानकारी भी मिलती है। तो सिर उठाता हिंदू फोबिया। तो आप देखिए, दुनिया के कई देशों में इस समय हिंदुओं के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चल रहा है। यह हिंदू फोबिया मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में कट्टरपंथी इस्लामिक और भारत विरोधी बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार से यह अपेक्षा है कि वह हिंदू फोबिया को लेकर जारी इस बेलगाम अभियान को रोकने के लिए इन देशों को चिताए। हिंदुओं के विरुद्ध चलाई जा रही इस मुहिम के ताजा संकेत हेनरी जैक्सन सोसाइटी यानी HJS नाम की संस्था द्वारा ब्रिटेन में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच कराए गए सर्वे में सामने आया है। और सर्वे करने वाली संस्था के अनुसार ब्रिटिश स्कूलों में
हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव की पड़ताल करने वाला यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। यह दर्शाता है कि हिंदुओं को लेकर फैलाई जा रही घृणा को रोकने के मामले में स्कूल कितने असहाय हैं। सर्वे के अनुसार विदेशी मूल के लोगों के प्रति नापसंदगी एक बड़ा मुद्दा है। एक अन्य मुद्दा यह है कि देवी देवताओं की पूजा के मामले में हिंदू छात्रों पर छिंटा कसी और फप्तियां कसने का है। अक्सर बहुदेववाद और पूर्ति पूजा का उपहास उड़ाया जाता है। इस्लामिक चरमपंथ और हिंदू बच्चों पर उसका प्रभाव भी उतना ही चिंतित करने वाला पहलू है जितन कि हिंदू बच्चों को मुस्लिम छात्र फकीर कहते हैं और अक्सर उनसे इस्लाम में मतांतरित होने या फिर नरक में जाने को तैयार रहने के लिए कहते हैं। इस सर्वे में ब्रिटेन के 1000 स्कूल से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और स्वाभाविक रूप से एक बड़ी कवायद है। ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 1.7% की हिस्सेदारी के साथ हिंदू वहाँ तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि एक प्रवासी समुदाय के रूप में ब्रिटिश हिंदुओं के अनुभवों को लेकर बहुत कम शोध पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि गत वर्ष सितंबर में किस प्रकार लिस्टर और बर्मिंघम में हिंदुओं की संपत्तियों के साथ उनके उपासना स्थलों को निशाना बनाया गया था। दुनिया भर में हिंदू भले ही इस बात को लेकर आहत हो कि ऋषि सुनक के रूप में एक धर्म परायण हिंदू ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से परिचित होना भी आवश्यक है। इसलिए रिपोर्ट के निष्कर्ष में इस चिंतित करते हालात को देखते हुए भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता जताई गई है और विभिन्न देशों में विशेषकर तथाकथित उदारवादी पश्चिमी देशों में यह रुझान कायम हो और उससे पहले भारत द्वारा कारगर कदम उठाने का आह्वान किया गया। HJS के अनुसार जिन बच्चों का साक्षात्कार किया गया है उनके अभिभावक में से 51% ने कहा है कि उनके बच्चों को हिंदू विरोधी नफरतों से उपजे नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि केवल 19% अभिभावकों ने ही स्कूल में को हिंदू विरोधी नफरत के मामलों को देखने में सक्षम पाया है। और हिंदू छात्रों के विरुद्ध भी कई घटनाएं सर्वे में सामने आई। इसमें 8 घटनाक्रम चिन्हित किए गए हैं। एक मामले में हिंदू छात्रा पर गोमांस के टुकड़े फेंके गए। वहीं एक मामले में पीड़ित छात्र को अपनी हिंदू पहचान को लेकर छेड़छाड़ से तंग आकर 3 बार स्कूल बदलने की विवश होना पड़ा। सर्वे में उल्लेख है कि हिंदू छात्रों के अभिभावकों को आशंका है कि हिंदू विरोधी नफरती अभियान का मकसद भारत में आगामी आम चुनाव से पहले भारतवंशियों के बीच हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा बनाना है। हिंदू छात्रों के अभिभावकों को हिंदुत्व की शिक्षा से जुड़ी गुणवत्ता को लेकर भी बड़ी चिंता है। उनकी चिंता इस बिंदु पर केंद्रित है कि हिंदुत्व को भी अब्राहिम मजहबी नजरिए से पढ़ाया जाता है, जहाँ देवताओं हिंदुत्व के मुख्य अवधारणाओं की गलत व्याख्या की जाती है और यही मिथ्या अवधारणा कक्षा में निशाना बनाए जाने का मुख्य कारण बनती है। सर्वे की प्रस्तावना लिखने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेन एवरेट का कहना है कि जहां ब्रिटेन को एक बहुसांस्कृतिक बहुपंथक समाज होने का गौरव होना चाहिए, लेकिन हमें अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को विशेषकर शिक्षा प्रणाली जैसे क्षेत्रों में किसी भी भेदभाव या पूर्वाग्रह से संरक्षण प्रदान करने के लिए और उपाय करने होंगे। उन्होंने इस सर्वे की सराहना करते हुए कहा है कि यह मार्गदर्शन करने वाला एक राष्ट्रीय अध्ययन है। उन्होंने यह भी माना है कि हिंदुत्व की शिक्षा से जुड़ा विरूपित दृष्टिकोण भी हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह का एक कारण हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विदेश नीति प्रतिष्ठान हिंदूफोबिया की समस्या के प्रति सतर्क हुआ है और इस दृष्टि से आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जैसी सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मंच से हिंदूफोबिया का मुद्दा उठाने का मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक रहा है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे TS त्रिमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी सम्मेलन में कहा था कि अन्य सदस्य देश जब इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो हिंदूफोबिया के विरुद्ध क्यों नहीं। हिंदुत्व के साथ ही बौद्ध और सिख के पंथ को लेकर भी उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इनसे जुड़े फोबिया का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है। और इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के छदम पंथनिरपेक्ष विचारों में पगी भारतीय विदेश सेवा की ओर से शायद पहली बार देश के बहुसंख्यक धर्म के विरुद्ध उभर रहे खतरे के खिलाफ आवाज उठ रही। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गत वर्ष लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदू उपासना स्थलों पर हमले के बाद ब्रिटिश समकक्ष के साथ इस मुद्दे को जोड़कर तरीके से उठाते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। और सरकार के स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद HJS की सर्वे का निष्कर्ष किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। यूरोप अमेरिका में बड़ी संख्या में बसे हिंदुओं को देखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंदुत्व को लेकर खराब सोच या पूर्वाग्रहों के कारण उनके बच्चों को किसी भी भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। और भारत सरकार को इस निष्कर्षों का संज्ञान लेकर पश्चिमी देशों में उभर रहे इन रुझानों से निपटने की रणनीति बनानी होगी।
लेखक हैं, लोकतांत्रिक विषयों के जानकार और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ए सूर्य प्रकाश। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनके अपने विचार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल एडिटोरियल लिखा गया है। नए युग में प्रवेश करता अंतरिक्ष क्षेत्र, ये तेजी से चमक बिखेरता अंतरिक्ष विज्ञान भारतीय अर्थव्यवस्था में भी नया अध्याय लिखने को तैयार है। और पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान और निर्माण संबंधी कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और साथ ही अंतरिक्ष उत्पाद सेवा संबंधी गतिविधियों जैसे उपग्रह निर्माण, उपग्रह प्रक्षेपण आदि कार्यों के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। और चलिए, तो ये आप लोग पढ़ते रहिए इसमें, ठीक है। तो अंतरिक्ष में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। याद देखिए, जीवन का धैर्य। एक सफल मानव के जीवन का रहस्य क्या है? एक सफल मनुष्य के जीवन से पता चलता है कि वह अपनी असफलताओं से घबराता नहीं है, बल्कि और अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। चलिए, आप लोग पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा कुछ, ठीक है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है और असफलता से सीख ही मिलती है, फेलियर नहीं मिलता है। विपक्षी एकता की जो बातें होने लगी हैं, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री साहब करने लगे हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। विश्व मुक्त होती खेती, प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कमी ना आए, इसके प्रति सचेत रहना होगा, सतत अनुसंधान में जुटे रहना होगा। आप देखते हैं आजकल जो खाद जिस तरह के उपयोग हो रहे हैं, उससे विषैली होती जा रही खेती। तो पुरानी पद्धति की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। मलेरिया से मुक्ति मिलने की उम्मीद, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी मलेरिया के खिलाफ विज्ञानियों ने वैक्सीन तैयार कर ली है। ये आप देखिएगा, क्योंकि साल 2020 में आई वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में पूरी दुनिया में मलेरिया से 22 करोड़ 90 लाख लोग संक्रमित हुए थे। और मच्छर काटते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। चलिए, ये भी देख लीजिए, यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। देश के लिए बड़ी चुनौती, शिक्षित अकुशल युवा। हमारे देश में करोड़ों युवा ऐसे हैं जिनके पास उच्च शैक्षिक डिग्री होने के बावजूद ढंग का रोजगार नहीं है। ऐसे में इस प्रकार के अधिकांश युवा यह मान बैठते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत बेरोजगारी है, जबकि इसकी असली कारण कुछ और है। असल में इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में निहित कुछ खामियों से लेकर रोजगार को कौशल से जोड़ने वाला तंत्र और काफ़ी हद तक निजी संस्थानों की लचर गुणवत्ता जिम्मेदार है। इसके लिए इन सभी चीज़ों में व्यापक परिवर्तन करना होगा, तब जाकर अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। और आप देखते हैं कि हमारी सरकार जो नई शिक्षा नीति आई हुई है 2020, वो भी इसी पर आधारित है कि युवाओं को आप देखिए शिक्षा देने से के साथ साथ कौशलता भी प्रदान करें। और आप लोग सुनते रहते होंगे कि पीएचडी करने वाले भी ग्रेड 4 का पेपर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जो बढ़ती जनसंख्या है, इसका लाभ भी उठा सकते हैं हम लोग, अगर ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली तो। एक हरी खरी श्रीमती जी की समझ, ये आप लोग देखिए, तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। नेतृत्व की नर्सरी में जातिवाद, परिवारवाद, ये उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है सब। मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति, कई देशों में मतदान के अलग अलग व्यवहार देखे गए हैं जो विभिन्न मतदाता समूहों की पृथक पृथक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं। भारत में इन रुझानों की प्रकृति विविधता भी दिखाई देती है। चलिए, देख लीजिए इसे भी। हमारे देश में तो आप देखिए मतदाताओं में की वोट डालने में रुचि भी कम होती जा रही है, आप भी जानते हैं। ई श्रम पोर्टल से प्रवासियों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। दूसरे राज्यों में कामगारों के बच्चों को शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का मिल सकेगा लाभ। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा बढ़ाते हुए नई सुविधाएं दी हैं। और पंजीकृत कामगार इस पोर्टल से रोजगार के अवसर, कौशल विकास, पेंशन योजना समेत कई सुविधाएं ले सकेंगे। 28.87 करोड़ श्रमिक अब तक ई श्रम पोर्टल पर हो चुके हैं पंजीकृत। एक बात और याद रखिएगा, इसमें प्रवासी कहने का मतलब होता है कि आप लोग एक शहर से अपने स्थानीय जहां आप लोग निवास करते हैं, वहां से आप लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो आप लोग वहां प्रवासी ही तो कहलाते हैं। हमारे गांधी जी आपने देखा होगा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उसी दिन आप देखते हैं कि 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। कब लौटे थे आप लोग बताइएगा। औद्योगिक एकाधिकार से वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं पड़ेगा असर। एसबीआई ने खारिज की आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर की परिकल्पना और कहा कोरोना के दौरान सप्लाई चेन में बाधा के कारण बड़ी महंगाई। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है।
1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रांक्स। ये 2022-23 में 10,331 किलोमीटर लंबे एनएच का निर्माण करने की बात हो रही है। बीते वित्त वर्ष में एलआईसी की प्रीमियम आय 17% बढ़ी। 7,000 और कर्मचारी की छटनी करेगी वाल्ट डिज्नी। 400 अंक से ज़्यादा बढ़कर फिर 60,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। कम चोरी में शामिल ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली विदेशी फर्म कर चोरी में। ये 2047 तक उच्च माध्यम आय देश बन जाएगा भारत, विवेक देव राय कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल है ना। विकास की गति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं वित्त मंत्रालय और आरबीआई। वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं हमारी। ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा बदलने पर फंसा पेंच। कुछ विकसित देश कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले तत्वों से बने हाइड्रोजन को भी ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में रखते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा नया क्षेत्र है जिसको लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में जबरदस्त उत्साह है और इसे औद्योगिक प्रदूषण की मौजूदा समस्या के एक उचित समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। और भारत की अगुवाई में G20 देशों की जो बैठक में भी सभी देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता भी हो रही है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन को तो भविष्य का आप लोग ईंधन भी कहते हैं। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात होनी चाहिए तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर उद्देश्य बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखें अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया भी है। टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। 5 दलों के पास सिमटा है क्षेत्रीय दलों को मिलने वाला पैसा 85%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 85% जो चंदा मिलता है वो 5 दलों के पास है। समझ रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले चंदे का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा दलों को मिला है। ये आप देखिए ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इस क्षेत्रीय दलों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 189.80 करोड़ रुपए का चंदा मिलने की जानकारी दी है। और इसमें 20,000 रुपए से कम और ज़्यादा दोनों तरह के चंदे शामिल हैं। कुल चंदा का 85% 5 दलों को मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS को मिला है। और याद रखें TRS ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। अन्ना द्रमुक BJP समेत कुछ दलों का कहना है कि उन्हें बीते वर्ष कोई चंदा नहीं मिला है। तो ये आप देखिए BRS को 40 आप देखेंगे कितना करोड़ रुपए में 40.90। जदयू को आप देखेंगे 33.26। आम आदमी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को, YS कांग्रेस को भी मिला है। चलिए देखते रहिए आप लोग। सबसे ज्यादा चंदा देने वाला राज्य दिल्ली है 118.18 करोड़ रुपए। स्थानांतरण नीति में महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। हरियाणा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मानना है कि हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग की तबादला नीति में महिला पशु चिकित्सकों को 5 अतिरिक्त अंक देकर विशेष लाभ देने का फैसला मनमाना है। चलिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए श्री रामचरितमानस। श्री राम भद्राचार्य भी कह रहे हैं। मना भारत का अंतिम नहीं प्रथम गांव कहलाएगा। चीन सीमा के निकट बसा उत्तराखंड का मानव भारत का अंतिम नहीं पहला गांव कहलाएगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में PM नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्र ने माना को वायु ब्रांड विलेज में शामिल कर लिया था। सीमा सड़क संगठन ने प्रवेश पर देश के अंतिम गांव स्थान पर प्रथम गांव को बोर्ड लगा दिया है। देख लीजिए। बाजवा ने माना था पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकती भारत से मुकाबला, और सही माना था। उसमें गलत क्या है। काला सागर में रूस से अपने बेड़े पर यूक्रेनी ड्रोन हमला विफल रहा है। ये आप लोग देखेंगे यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। लेखक तारिक फतेह नहीं रहे, खुद को बताते थे भारत का बेटा और इस्लामी अतिवाद पर मुखर होकर करते थे आवाज़। और भारत का था विशेष लगाव, मिलता था काफ़ी मान सम्मान। इन्हें आप लोग 73 साल के थे। ठीक है, इन्हें तो आप लोग जानते भी होंगे। चलिए। और पेशावर में खुलेआम चंदा एकत्रित कर रहा जैसे मोहम्मद। देखिए आतंकी संगठन। ग्वाना के राष्ट्रपति जयशंकर की उपस्थिति में भारत निर्मित यात्री नौका बेड़े में शामिल। शाहबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश से आप देखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है।
1971 में आज़ाद हुआ था, पहले पाकिस्तान का देश हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तानी मुसलमान लगाए नारे, मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी आज़ाद भारत सबसे प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री सतनाम सिंह कह रहे हैं। कैफे बम धमाके के संदिग्ध ट्रिपुआ को नहीं मिली जमानत, सेंट पीटर्सबर्ग की घटना है। यूएन के पूर्व महासचिव बान की मून अचानक म्यांमार पहुंचे। ये संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईएसआईएस के संबंध में पेंटागन की रिपोर्ट तालिबान ने नकारी। ये तालिबान में भी आप देखते हैं, अफगानिस्तान में भी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। चीन का बढ़ता प्रभाव देख सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा ऑस्ट्रेलिया। जलवायु कार्यकर्ताओं ने हाथों को जमीन से चिपकाया कि कम से कम आप जागरूक तो होइए, लेकिन फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। ये लास्ट जनरेशन ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पूरी तरह ब्लॉक करने की घोषणा के तहत विभिन्न स्थानों पर रोड जाम कर दिए। देख लीजिए, जर्मनी में बहुत जलवायु के प्रति आप देखते हैं कि लगाव है। अक्षर ने दिल्ली को फिर संकट से निकाला। ये आप देखते हैं कि किसकी खबरें रहती हैं आपके, जो आप देखते हैं ना क्या खेल का क्षेत्र है उसकी जुड़ी हुई खबरें हैं। और आईपीएल की बात हो रही है, आईपीएल खत्म होने दीजिए, हम लोग बात करेंगे, लास्ट में एक ओवरव्यू ले लेंगे। अगले 10 वर्षों तक हॉकी का प्रायोजक बना रहेगा उड़ीसा। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर काम करें, मोदी साहब कह रहे हैं। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अनु सिंह की डेथ हो गई। विश्व वेटरसन चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक हैं ये। शूट आउट जीतकर मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप फाइनल में पहुंच चुका है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगाई रोक। आप देखेंगे जो इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। एससीजी में सचिन तेंदुलकर के नाम पर गेट का अनावरण किया गया है। ये आप देखेंगे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, हमारे क्रिकेट के भगवान भी माने जाते हैं। डॉक्टरों ने भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू की जान बचाई। और विश्व में 10वें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर अन्नपूर्ण पर चढ़ने के दौरान गहरी दरार में गिर गए थे। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, नाराज लोगों ने थाना घेरा। ये आप देखिए। चलिए, मुनव्वर फारूकी को जमानत नहीं, सभी केस इंदौर भेजे गए हैं। कॉमेडियन है ना मुनव्वर फारूकी, तो उसी की बात हो रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में। चलिए, अध्यात्म में अगर भरोसा है आपका तो ये भी आप लोगों के लिए है, पढ़ते रहा करिएगा। केदारनाथ की आज खुलेंगे कपाट, 7,000 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। चीतों के लिए छोटा पड़ रहा है कूनो, नया रहवास तैयार करना अनिवार्य है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क है ना, वहीं चीते लाए गए थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। कूनो में चीता उदय की मौत हृदयघात से होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए मौजूदा हालात ठीक नहीं है, सतपाल मलिक कह रहे हैं। पुलवामा हमला प्रायोजित था पर हमारी भी गलतियां थी। चलिए, भी आप देखिएगा। शिवसेना उद्धव गुट ने खार घर की घटना को लेकर राज्यपाल को दिया, ये आप देखते हैं कि ज्ञापन। ये जो धूप के कारण आप देखते हैं कि 14 लोगों की मौत हुई थी ना अभी हाल ही में। आईआरसीटीसी कराएगा अयोध्या से अंकोर वाट की सैर। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम करवाएगा ये। इसे भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में पहली बार दूरदर्शन ने टेलीविजन पर किया रंगीन प्रसारण। 1982 में आज ही पहली बार टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण हुआ था और दूरदर्शन ने प्रयोग के तौर पर इस प्रसारण की शुरुआत की थी। अधिकाधिक तौर पर उसी साल 15 अगस्त को देश भर में रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। वैश्विक स्तर पर 1944 में रंगीन प्रसारण का सफल परीक्षण हुआ था। अमेरिका की बेल लैब्स ने पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की। अमेरिकी कंपनी बेल लैब्स के विज्ञानियों ने 1954 में आज ही पहली बार सोलर बैटरी विकसित करने की घोषणा की थी और इससे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद मिली। इसे सौर ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक माना जाता है और इस क्रांति ने दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति का नया रास्ता दिखाया। हिंदी भाषा के संवर्धन संरक्षण के लिए समर्पित थे चंदवली। ये आप देखिए, हिंदी के लिए समर्पित रहे साहित्यकार चंदवली पांडे का जन्म 1904 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। आजीवन हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास करते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय शिष्यों में से एक चंदवली पांडे ने उस दौर में हिंदी के प्रसार की दिशा में अथक प्रयास किए जब उसका संघर्ष उर्दू और पिछले हिंदुस्तानी भाषा से था।
नगरीय प्रचारिणी सभा की सभापति भी रहे। उर्दू का रहस्य, भाषा का प्रश्न, राष्ट्रभाषा पर विचार उनकी प्रमुख रचना है। उन्होंने अपने जीवन काल में छोटे बड़े कुल 34 ग्रंथ लिखे थे। तो सफ़ेद बाल फिर हो सकते हैं काले। अध्ययन के निष्कर्ष को नेचर जर्नल में किया गया प्रकाशित। 50 से 100 बाल रोजाना झड़ना आम बात है। 1950 में 7% अमेरिकी महिला बाल डाई करती थी, अब 60% कर रही हैं, देख लीजिए। और नई उम्र में बढ़ने के साथ ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसको लेकर अक्सर मन में सवाल उठते हैं, आखिर ये बाल क्यों, कैसे सफ़ेद हो जाते हैं। इसका जवाब अब वैज्ञानिकों ने तलाश लिया है। मेलानोसाइड स्टेम सेल यानी कोशिकाएं बालों के जड़ों के अंदर बंद हो जाती हैं और ऐसे में बालों में पिगमेंट उत्पन्न नहीं हो पाता, जिसके चलते बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आसान शब्दों में हम लोग कहें तो बालों को काला या भूरा रखने वाली कोशिकाएं जब कार्य करना बंद कर देती हैं तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और अध्ययन के बाद अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रासमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक बड़ा कदम है। इससे बालों के सफ़ेद होने से रोकने का तरीका खोजा जा सकता है। कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। स्टेम सेल बालों के अंदर चारों ओर घूमने बजाय उनके एक हिस्से में फंस जाते हैं। मेलानोट्राइव को किया जा सकता है सक्रिय। चलिए, मानव टावर बनाए। संरक्षक संत जोड़ी के सम्मान में आयोजित समारोह के दौरान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में टैगस नदी के समीप मानव टावर बनाते कैटलन समूह के सदस्य। गठिया के इलाज के लिए नई सेल थेरेपी की गई विकसित है। विज्ञानियों को गठिया के इलाज के लिए इंजेक्शन से दी जाने वाली नई सेल थेरेपी विकसित करने में सफलता मिली है और वैज्ञानिकों का दावा है कि यह थेरेपी सूजन कम करती है, उपस्थिति कार्टिलेज को फिर से विकसित करती है। मलेरिया की सटीक जांच करेगा PCF AMMUT के शोधार्थियों को मिली ज़्यादा संवेदनशील बायो सेंसर सफलता है और इस सेंसर से जांच में नहीं पड़ी तकनीक से की जरूरत, लागत भी कम होगी। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखिए PCF फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर बायो सेंसर से जिसे बनाने में सफलता मिली है और ऐसी होगी बायो सेंसर से संक्रमण के विभिन्न चरणों, रिंग चरण, ट्रोफोजोइट चरण और सिजोट चरण के मापन के लिए संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं के नमूने बायो सेंसर से होकर गुजारे जाएंगे। अनुनाद की स्थिति में सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं और संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं की तरंग दैर्ध्य बदलाव देखने को मिलेगा इसमें। और उसके बाद मलेरिया संक्रमण के विभिन्न चरण की संवेदनशीलता की जांच संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं और सामान्य रक्त कोशिकाओं के अपवर्तक सूचकांक को मापकर की जाएगी। मगरमच्छ चुराने के आरोप में पकड़े गए 3 लोग। देखिए, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की घटना है और ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।